Welcome to Vision India Forum, Amrit Mahotsav series. Very important show today. जिंदल साहब अपना कैमरा थोड़ा पीछे करिए, चेहरा आधा दिख रहा है, चेहरा आधा दिख रहा है. हाँ ठीक है, ठीक है. अमृत महोत्सव 75 साल भारत के इंडिया सेलिब्रेट्स and this is extended to August 2023 as per the current Minister of State Arun Megwal, who joined us a few days back on National CSR. V.K. Jindal ji, Mission Director, former Mission Director, man who spearheaded Swachh Bharat Mission Urban from the Government of India's perspective. It's a privilege and pleasure to welcome him on this Sunday afternoon, 10th of July 2022. Talk about a mission which initially had started as Nirmal Bharat Abhiyan 2009, but got stalled, because of the various factors. But in 2014, Narendra Bhai Modi, Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister, relaunched it from Champaran, and Swachhagraha Andolan was launched. And we are almost 8 years into this. Jindal Saab was, instrumental in driving this through the initial stages, a long way, almost, I guess, 5 years or so. He'll take us through the entire initiative of India getting transformed. India is much cleaner, much more hygienic. The Clean India Mission, as per the sustainability goals of the United Nations 6.2, also lays stress on a clean India. Jindal ji, take us through the entire chronology of events, right up to the launch, because just a few months into the government, Prime Minister Modi launched it on 2nd of October 2000. And I'm sorry, the date I'm not sure, but to 2nd of October 2019, the second phase was also started. I think now the second phase is on, and we need to understand what progress has been made, what were the challenges, what are the broad contours, and what is the way ahead. Over to you, Mr. S.K. Jindal. Mr. Jindal, Mr. V.K. Jindal. Thank you, Amit ji. Yeah. आपने ये मौका दिया स्वच्छ भारत मिशन पर बात करने का. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मेरे 2014 से पहले स्वच्छ भारत, जैसे आपने अभी कहा, निर्मल भारत प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम केवल कुछ ऐसी टॉयलेट्स बनाने के लिए तक निर्धारित था कि उसका कोई असर नहीं था. केवल वो टॉयलेट्स बनाने का था. और जहां तक अर्बन स्वच्छ भारत का सवाल है, उसका कोई प्रोग्राम नहीं था. 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वच्छ भारत मिशन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें अर्बन और रूरल दोनों ही शामिल हुए. और जहां तक रूरल का सवाल है, आपको सबको मालूम है कि हमने करीब 10 करोड़ टॉयलेट्स रूरल में बनाए और लगभग हर घर में टॉयलेट्स दिए. लेकिन स्वच्छता का चैलेंज अर्बन में थोड़ा डिफरेंट था. टॉयलेट्स बनाने के अलावा हमारे पास सबसे बड़ा तकलीफ थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आसपास की कूड़े की सफाई करना, कूड़े को इकट्ठा करना, कूड़े को प्रोसेस करना और कूड़े को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना. ये जो आंदोलन था, वो आंदोलन पहले 2014 से पहले कभी चालू ही नहीं हुआ. इस तरह का कोई शब्दावली ही नहीं थी. प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो हम कूड़े का जहां तक संबंध था कि ज्यादातर कूड़ा हम कम से कम जनरेट करते थे. हम ज्यादा से ज्यादा कूड़ा रीयूज कर लेते थे. आपको मालूम है अमित जी कि एक कपड़ा का घर में होता था, शर्ट होती थी, वो घिस जाती थी, छोटा भाई या बहन पहन लेते थे, उसके बाद उसका पोंछा बन जाता था.
हम कूड़े को लास्ट मिनट तक, जब तक उसका खत्म नहीं हो जाता था, हम कूड़े को कूड़े में डाल नहीं देते थे। आज कोई भी, अगर मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ कि अगर मेरे घर में एक गाय की रोटी बनती थी, सब्जी बनती थी, जो सामान बनता था, मैं शाम को गाय को देने जाता था, जबकि मैं एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन मेरे पिताजी का आदेश था कि वो कूड़ा शाम की शाम गाय को जाए। तो इस तरह का वातावरण प्राचीन भारत में था। जब तक मैं छोटा था तब तक भी ये मैं छोटे भारत में देखता था, कूड़ा बहुत कम होता था। अगर कोई थैले में सब्जी आती थी तो ज्यादातर मेरे पिताजी गाँव सब्जी यानी थैले में ले आते थे, उसमें कोई पॉलीथीन होती थी, कभी कभी 2-4 कागज की थैली होती थी, वो भी मैं सारी की सारी हमारे घर में यानी मैं थैलियां बनाकर यानी उनको बाजार में बेच दिया करता था, और 2 रुपए किलो के हिसाब से वो बिक जाती थी। तो इस तरह कूड़े का डिस्पोजल उस जमाने में होता था। लेकिन देश के विकास के साथ साथ कूड़े का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता चला। कूड़ा इतनी बड़ी समस्या बन गया कि ये इसका डिस्पोजल हम समझ नहीं पा रहे थे कैसे करें। शहरों में, विशेष बड़े शहरों में ये समस्या विकराल रूप में आ गई। और ये बात अमित जी मैं थोड़ी सी बताऊं कि ये समस्या हमारे देश की नहीं, लंदन, अमेरिका, सारे देश शहरों में जो बड़े बड़े शहर हुए उनमें ये उससे पहले हमारे देश से बड़े रूप में समस्या आई। आज भी अमेरिका अपने कूड़े का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में फेंक देता है, शायद जानकर आपको आश्चर्य हो या ना, प्लास्टिक के वेस्ट को। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का बीड़ा उठाया, कूड़े को साफ करके अपने हाथ में झाड़ू लेके दिखाया कि हमें केवल अंदर की जो मैले को साफ नहीं करना, हमें अपने बाहर के वातावरण को भी साफ करना। ये जब उद्देश्य आया तो हमारा अर्बन इंडिया 2014 मिशन चालू हुआ, और उसमें इस समस्या ये कौन थी अर्बन में, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आते थे तो सब जगह देखते थे कि लोग ओपन में डिफिकेशन कर रहे हैं, पेशाब कहीं भी करना चालू कर देते। ये एक दूसरी समस्या थी। लैट्रिन न होने की समस्या से ज्यादा ओपन डिफिकेशन की समस्या थी, बिहेवियरल चेंज की समस्या थी। इन दोनों समस्याओं को समझते हुए दो चीजें कही गई कि 100% एराडिकेशन इन ओपन डिफिकेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, एंड दूसरा 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जहां हम करीब हमने 1 करोड़ टॉयलेट बनाए, 100% ODF, और दूसरा क्या, क्योंकि आपकी आवाज आपका ये नेट थोड़ा अनस्टेबल है, थोड़ा कांप रहा है। क्या चीज? कैमरा? आपका वीडियो और ऑडियो अटक के आ रहा है। मैंने पूरा इंटरनेट पूरा जोड़ रखा है, और मैं अब ठीक है, तो इंटरनेट पे बैठा हुआ हूँ, और पता नहीं मुझे इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तो 100% ODF, और दूसरा क्या बताया सर आपने? 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तीसरा उद्देश्य था बिहेवियरल चेंज। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर 2014 में हमने चालू किया। 2014 में स्थिति ये थी कि केवल कूड़े का 16% हम डेटा का कूड़े का प्रोसेस करते थे। हमारे यहाँ ओपन डिफिकेशन की समाप्त होने वाली समस्या, ऐसी सर्टिफिकेशन की कोई विचारधारा नहीं थी, कोई कंसेंट नहीं था, और कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन होता था, लेकिन सेग्रीगेशन कलेक्शन नहीं होता था। कलेक्शन कुछ जगहों से होता था, लेकिन वो भी 10-15% से ज्यादा नहीं। 2019 के आते आते हमने इसमें बहुत ज्यादा चेंज किया। जहां हमने कलेक्शन पर ध्यान दिया, घर से कलेक्शन पर ध्यान दिया, न केवल कलेक्शन हो बल्कि सेग्रीगेटेड कलेक्शन हो, कि कूड़ा, गीला कूड़ा अलग कलेक्ट हो और सूखा कूड़ा अलग कलेक्ट हो। दूसरा, हमने इस बात पे ध्यान दिया वो कूड़ा अलग होने के बाद उसका प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से, गीले कूड़े की या तो कंपोस्ट बने या बायोमेथेनाइजेशन गैस बने, और सूखे कूड़े का जितना कूड़ा उसमें से निकल जाए वो हम यानी रिसाइकलेबल में यूज कर सकें,
और बाकी कूड़ा हम आरडीएफ के रूप में सीमेंट में प्लांट्स में या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में यूज कर सके। जो 10 से 15% बचे वो ही हम यानी लैंडफिल पर जा सके। हमने इस काम में, और इसके अलावा दूसरा हमारा उद्देश्य था कि सफाई कर्मचारियों की डिग्निटी को हम रेस्टोर कर सके। सफाई कर्मचारियों के साथ या जो कूड़े के काम में लगे हुए हैं उनको हम एक इज्जत दे सके। स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा कि हम वंचितों को आगे बढ़ा सकें। इन तीनों उद्देश्य में हम बहुत हद तक सफल हुए। पहला, हमने डिफिकेशन के लगभग सारे शहर ओडीएफ सर्टिफाई कर दिए। लगभग 78% हम आज सेग्रीगेटेड कलेक्शन करते, वो डेटा वो आपका पूरा प्रोसेस करते हैं। 93% कलेक्ट करते हैं और 89% सेग्रीगेशन। लेकिन इस सबसे हम केवल इसमें हमने कई नए नए प्रयोग किए। एक तो हमारा था कि हम जन आंदोलन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 अक्टूबर 2014 के बाद एक हमने इसका एनुअल एनिवर्सरी मना रहे थे स्वच्छ भारत मिशन में, तब उन्होंने एक शब्द कहे थे कि 1000 मोदी आ जाए तब भी स्वच्छ भारत स्वच्छ नहीं हो सकता, और 1 लाख गांधी जी आ जाए तब भी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन 130 करोड़ लोग मिल जाएंगे तो भारत को स्वच्छ होने में समय नहीं लगेगा। और उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए हमने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रयोग किया, और यह प्रयोग इतना सफल रहा कि हर सिटी आगे से आगे बढ़ के इसमें भाग लेता है और सारी से सारी जनता को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा हमने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट बन गई है उससे केवल काम हो गया है। हमने उसको इंडिपेंडेंटली सर्टिफाई करने के लिए ओडीएफ वास्तव में लोग खुले में जाते हैं नहीं जाते हैं, इसके लिए सर्टिफिकेशन करवाया। केवल ओडीएफ ही नहीं, उनकी टॉयलेट्स बाकायदा सुंदर तरीके से बनी हो, मेंटेन्ड है नहीं, उसके लिए हमने ओडीएफ प्लस एक प्रोटोकॉल बनाया, वो सर्टिफिकेशन कराया। और तीसरा उस समय हमने एक और कराया ओडीएफ प्लस प्लस, जिसका नाम था कि केवल सारा का सारा जो फीकल है वो यानी पूरा का पूरा कलेक्ट होकर उसका ट्रीटमेंट। हम 2019 तक इसके में भी करीब 50 से 60% सफल हो गए। तो ओपन डिफिकेशन बंद हो गया, लेकिन वेस्ट वाटर की समस्या अभी भी रही। जब हमने एसबीएम 2.0 में एक और बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो केवल 42,000 करोड़ रुपए का था 2014 में, उसमें 14,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही थी। जब हम अर्बन 2 जो ज्वाइन किया तो सरकार ने इसका 3 गुना पैसा अपने पास से लगाया। टोटल प्रोजेक्ट उस समय जो फिगर मेरे पास है उसके हिसाब से करीब 1,45,000 करोड़ की कुल फिगर रही। 1,35,000 करोड़ की फिगर थी, 1,41,600 की, और उसमें 36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही थी। पहले में कुल 14,000 करोड़ रुपए दे रही थी, दूसरे विजन में 36,000 करोड़ रुपए दे रही थी। तीसरा उसमें इससे यो किया गया कि इसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो करीब 70,000 करोड़ रुपए केवल स्वच्छता के प्रयोग के लिए दे रहा था। इसमें हमने 3 टारगेट रखे, न केवल जो पुराने दोनों टारगेट थे वो तो है ही, 3 टारगेट और रखे कि पहला था कि जितना वेस्ट वाटर है नदी में बिना ट्रीटमेंट एक भी बूंद नदी में ना जाए। बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि हम 1 लाख से ज्यादा वाले सिटी में तो कर रहे थे, छोटे सिटीज में हमारे पास इस तरह की कोई प्रोग्राम नहीं था। दूसरा, हम ये चाहते थे
कि जितना कि आपने देखा दिल्ली में गाजीपुर में कई घटनाएं हुई जिसमें कुछ लोग कूड़ा गिरने से गाजीपुर लैंडफिल में से डेथ हो गई। ऐसी बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लैंडफिल थे। देश के जितने भी लैंडफिल हैं वो सारे के सारे उनको हम सफाई कर सकें, लैंडफिल खत्म करो। और तीसरा हमारी समस्या एक और रह गई है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट। जितना कूड़ा यानी जमीन मकान टूटने से या किसी और वजह से जब इकट्ठा होता है वो गीले और सूखे वाले कीड़े में मिल जाता है, ना हम उसका इलाज कर पाते हैं। वो सारा का सारा सीएनडी वेस्ट भी हम उससे रीयूज कर सकें, उसको दोबारा रेत या पत्थर या रोड़ी बना सकें। ये हमने काम किया और ये काम हम पूरी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमित जी, मैं ये बात हूं, स्वच्छ भारत मिशन का 3 तरह से फायदा है। एक तो क्लाइमेट, अगर ये कूड़ा जमीन के अंदर चला जाता है, मिट्टी में के अंदर चला जाता है, तो ये सारा का सारा पानी खराब कर देता है। तो एक ये, दूसरा ये अगर कूड़ा जमीन लैंडफिल पर सड़ता है तो ये जिससे मीथेन गैस पैदा होती है उससे जो बदबू आती है उसके आसपास कोई रह नहीं सकता। और तीसरा, इससे मिट्टी जो खराब होती है, जो उसकी जो काले पानी से वो इतनी काली हो जाती है उसके आसपास के पौधे जल जाते हैं। तो ये तीनों उपायों का, तीनों समस्याओं का जड़ है केवल वो कूड़ा जो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और वही कूड़ा का ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो आप देखिए तीनों कैसे फायदे हो जाते हैं। जो काला पानी है जिसे हम कूड़े का टी कहते हैं, वो है नहीं, अगर पानी में मिला के यूज की जाती है तो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। अगर उस कूड़े को कंपोस्ट बना लिया जाता है तो सबसे अच्छी कंपोस्ट को कूड़े की गोबर से भी अच्छी कंपोस्ट मानी जाती है। और तीसरा, अगर वही कूड़ा मीथेन गैस को हम उसको बायोमेथेनाइजेशन गैस में यूज कर लें तो हम उससे एज ए गैस यूज करते हैं। और इसका इंतजाम आपने कई शहरों में देखा है जहां से हम उस गैस, कूड़े से बनी हुई गैस से बसें भी चला रहे हैं। तो वही कूड़ा जो कि क्लाइमेट को खराब करता है, वही कूड़ा हमें क्लाइमेट की तीनों चीजों को, हवा को, मिट्टी को और पानी को साफ रखने में मदद करता है ट्रीटमेंट। दूसरा हमारा है कि ये सबसे ज्यादा वंचित क्लास को हमें फायदा देता है। हमारे 3 वंचित क्लास इस कूड़े से जूझ रहे हैं। एक स्वीपर्स, जिसको मैन होल में सफाई करनी पड़ती है, कूड़े को इकट्ठा करना पड़ता है, कूड़े को ले जाना पड़ता है, और उस आदमी की दुर्दशा को कोई नहीं समझ पाता। एक आदमी कितने आदमियों को इकट्ठा करे, नहीं। और दूसरा, वही आदमी जब मैन होल में कूड़े की सफाई करता है या सीवेज करता है तो कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु हमने अखबारों में सुनी है। तीसरा, लेडीज इस समस्या, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं इस कूड़े से जुड़ी हुई बहुत सारी लेडीज हैं, वो इस कूड़े में वंचित होती हैं। विशेष रूप से कूड़े के अलावा जो ओपन के कारण समस्याएं ज्यादातर हमारे यहाँ लेडीज को, इन तीनों क्लासों के स्वच्छ भारत मिशन इन तीनों क्लासों को एम्पावर करता है और उन्हें एक डिग्निटी प्रदान करता है। मुझे एक याद है, मैं मणिपुर में गया था तो एक व्यक्ति, उस हमने ऑडिटोरियम में उनको रेड पिकर्स को बुलाया था और उनको सम्मान दिया था। तो वो कह रहे थे कि साहब हम इसके सामने आने तक डरते थे, आज हम इसके अंदर की कुर्सियों पर बैठे। तो स्वच्छ भारत मिशन में सबसे बड़ा योग हुआ कि हमने सफाई मित्रों को एक डिग्निटी देने की कोशिश की। रेड पिकर्स को उनके उस गंदे काम से निकाल के एक बकायदा एक जो इसका रिसाइकल केंद्र है उसमें एक एज ए फैक्ट्री वर्कर के रूप में उन्हें लगाया। उन्हें पूरी शिक्षा, उन्हें पूरी वर्दी
उन्हें सब कुछ समान दे। तीसरा योग होता है, इसका प्रयोग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अमित जी आप बताएं, किसी लैंडफिल के आसपास या जहां कूड़ा पड़ा होता हो उस जमीन की वैल्यू क्या होती है? लैंड, हमारे गाजीपुर लैंडफिल के आसपास कोई नहीं रहना चाहता। तो इस तरह से जहां लैंडफिल समाप्त हो जाती है, कूड़ा समाप्त हो जाता है, जहां सफाई रहती है, उस जगह की टूरिज्म की कैरियर, उस जगह की रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है और इस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। दूसरा टूरिज्म इंडस्ट्री, गंदी जगह पर कोई नहीं आना चाहता। भारत एक गंदा देश माना जाता रहा था कूड़े की वजह से, तो बहुत से लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता है। और तीसरा सर्कुलर इकोनॉमी, कूड़ा एक ऐसी चीज है जो अगर ट्रीटमेंट हो गया तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे ही रिसाइकलेबल प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज हो जाता है, कपड़ा कपड़े में यूज हो जाता है, कागज कागज में यूज रिसाइकिल हो जाता है। तो हमें बहुत सारी जो चीजें दोबारा प्रकृति से लेना पड़ती हैं वो हम बच जाते हैं। जैसे हमें सैंड निकालनी पड़ती है, सीएनडी वेस्ट को अगर हम दोबारा यूज कर लें तो हमें सैंड से बचत हो जाती है। जरूरत, मेरा विजन, अब आपका एक क्वेश्चन था 75 इयर्स के बाद हमारा विजन या हम क्या स्वच्छ भारत मिशन के रूप में करें। एक तो हमारा सबसे विजन होना चाहिए कि कूड़ा ये समझने की जरूरत है कि इट इज एन एसेट। कूड़ा एक गोल्ड की तरह से एक इस तरह की संपत्ति है कि हम इसे यूटिलाइज करें। केवल इसकी जरूरत है कि हम इसे साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करें। और ये बात मैंने आपको पहले कई तरीके से समझाई है। लेकिन अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा, ये अगर भविष्य भारत अगर डिपेंड करेगा, भारत का भविष्य, तो हम बहुत हद तक हमारी जो जिंदगी है वो कूड़े के और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट पर निर्भर करेगी। अगर हम अच्छी तरह से कूड़े को यूज कर पाएंगे, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट कर पाएंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। तीसरा, कूड़े के ट्रीटमेंट का सबसे सही तरीका 3R, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकिल। जहां तक हो सके हम कूड़े का जनरेशन ही ना होने। एक इसका ये जीवन में हमारा उपयोग है कि हम अपनी सब्जियां लेने जाएं तो थैला लेने, ऐसी बोतल लें जहां पर हम सैचे की जगह बड़े साइज का उपयोग कर सकें, या इस तरह की चीजों का उपयोग करें ताकि कूड़ा प्रयोग जनरेशन कम से कम हो सके। अगर वो आ गया है तो हम उसको रीयूज कर सकें। एक बहुत सारा उदाहरण है कि मैं अपने घर पर करता हूँ कि जितने भी बैग्स आते हैं उन दुकानदारों को ही वापस दे आता हूँ, भाई आ गए आपके साड़ी के बैग, आप दोबारा यूज कर लीजिए। तो रीयूज करना, इसके लिए बहुत इस तरह से हम कोशिश करें, और जो रीयूज नहीं हो पाता तो उसको रिसाइकिल, कूड़े को अलग अलग कर दें। तो जो ऐसे इस तंत्र में डाल दें, ऐसे सिस्टम में डाल दें कि वो कूड़ा रिसाइकिल हो जाए, प्लास्टिक वाले के पास पहुंच जाए, लोहा वाले के पास, और कागज वाले के पास। एक और दो और है कि जो कूड़ा जनरेटर है, चाहे आप या मैं, विशेष रूप से वर्क बेस्ड जनरेटर, वो कूड़े का जो गीला कूड़ा है वो उसको वहीं अपनी जगह ही उसको डिस्पोज ऑफ करें, उसको कंपोस्ट बनाए। जितना कूड़ा लंबा चलेगा उतना ही कूड़े में मिक्सिंग होगी, कूड़ा डिस्पोज होना मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी RWA हैं, जितने आदमी लोग 100 किलो से कूड़ा ज्यादा जगाते हैं, वो हमें नहीं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है इस कूड़े में कि हमारे देश में कूड़े की बहुत सारी अथॉरिटी है, म्युनिसिपल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है, सेंट्रल में स्वच्छ भारत मिशन है, फिर एक मिशन हमारे यहाँ सोशल जस्टिस है जो उनके सफाई कर्मचारियों के लिए काम करता है, साइंटिफिक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, वो इनोवेशन के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और पॉल्यूशन है। इस तरह मिला के बहुत सारी मिनिस्ट्रियां इसके लिए काम कर रही हैं। एक सिंगल अथॉरिटी अगर बने ताकि हम इस कूड़े को एक
पूरे एक सिंगल हैंडेडली हम सही तरीके से उपयोग कर इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते। विजन हमारा होगा कि मुझे पूरा 2050 तक जिस तरह से हम अपना 100वां साल मना रहे होंगे, जब हमारा अर्बन इंडिया अपने ब्लूजम पर होगा, तब हम 3 या 4 बातें कूड़े के मामले में हम बिल्कुल कह सकते हैं। पहली कि हमारा आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ होगा, कोई भी कूड़ा आसपास नहीं दिखाई देगा। दूसरा, जितना कूड़ा होगा उस पूरा साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ होगा। गीला कूड़ा कंपोस्ट होगा, रिसाइकिलेबल बनेगा। तीसरा, सारी नदियां हमारी साफ होंगी, उसमें कोई भी अनट्रीटेड वाटर नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा पानी इतना साफ होगा कि कोई भी उसे पी भी सके। चौथा, कि हम अपना जितना वेस्ट वाटर है वो मैक्सिमम यूज कर सकेंगे, मैक्सिमम हम उसे रिसाइकिल कर सकेंगे। हम कोई भी वेस्ट वाटर किसी भी तरह से फेंकेंगे नहीं, नदी की तो छोड़िए, हम जमीन में भी उसे वेस्ट वाटर को नहीं फेंकेंगे। जितना हमारा वाटर है, रेन वाटर, वो हम ज्यादा का ज्यादातर हार्वेस्ट कर सके। अगर हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो हम बहुत से ओवरफ्लोइंग की जो वाटर की नदी की प्रॉब्लम है वो हमारी खत्म हो जाएगी। एक दूसरी, हम मैक्सिमम साइकिल रिसोर्सेज का सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं तो ये बात कहता हूँ, और लास्ट में मैं कोई भी डेथ सीवर को सफाई करने के लिए नहीं होती। हर सीवर या तो मैकेनाइज तरीके से साफ होगा, या उसमें आदमी जब घुसेगा तो उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। मैं स्वच्छ भारत मिशन इन सब चीजों को पूरा करने में सफल होगा। बस एक ही बात ही मुझे कहता हूं कि जिस तरह से हमने एक पत्थर फेंका आकाश में, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। तो इसी तरह से अब स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है और इसको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो अगले 5 साल 10 साल में हमारा देश पूरी तरह से साफ, हमारा पानी पूरी तरह से साफ, और हम 2070 में जब हम कह रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी हो जाएंगे, हम उस मिशन को पूरा करवा। जय नमस्कार। जिंदल साहब, राज्य सरकारों की क्या भूमिका है? अच्छा, राज्य सरकार की, देखिए, ये स्वच्छता और सफाई राज्य सरकार और विशेष रूप से लोकल सरकार की जिम्मेदारी। हमारा काम केवल केंद्र सरकार का काम, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्स हैं, उसमें ये काम लोकल सरकार के अंदर है। हम केवल पॉलिसी बना के, योजनाएं बना के, अपना हिस्सा उसमें दे के इनको वो योजनाएं बनवाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करा के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। राज्य सरकार को, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो ये सारा काम प्रैक्टिकली राज्य सरकार का है। इसी कारण हम स्वच्छ सर्वेक्षण जो चालू करते हैं उसमें हम लोकल बॉडीज को इनाम देते हैं और उनकी हम रैंकिंग करते हैं। हमारा इसमें हम डायरेक्टली इस सफाई के काम में इंटरफियर नहीं कर सकते। केवल इसके अलावा कि हम पॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो अगर पॉल्यूशन होता है तो वो पेनल्टी लगा सकते हैं। इंदौर का जो एग्जाम्पल है उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, इंदौर साल दर साल जो है 3 साल लगातार इसके सर्व सर्वेक्षण में 3 साल नहीं 5 साल हो चुके हैं अमित जी। इंदौर ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। इंदौर में घर का सारा कूड़ा, मैं 3 या 4 उसके घर का सारा कूड़ा कलेक्ट होता है, सेपरेटली कलेक्ट होता है। और 2015 से 14 से पहले उसमें तत्कालीन मनीष जी उस समय वहां के कमिश्नर हुआ करते थे,
बहुत पोजीशन उसकी भी बाकी शहरों जैसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई ज्यादा चेंज था, लेकिन उन्होंने इसको एक मिशन के रूप में इंप्लीमेंट किया। उसके बाद मिस्टर आशीष लिए और आजकल मिसेस प्रतिभा कमिश्नर है। पूरी गवर्नमेंट, तीनों कमिश्नर ने और वहां के मेयर ने, तीनों सबने मिलके इसको एक पॉलिटिकल नहीं, एक जन आंदोलन का रूप दिया कि सारा कूड़ा अलग अलग कलेक्ट हुआ। जितना कूड़ा गीला था उसको या तो बायोमेथनाइजेशन बना या कंपोस्ट बनी। उनके यहाँ 3 प्लांट है बायोमेथनाइजेशन के, और उस बायोमेथनाइजेशन से जो गैस बनती है वो सारी की सारी नगर ट्रांसपोर्ट के में यूज होती है। और जो गीला सूखा कूड़ा है वो यानी उन्होंने ऑटोमेटिक एक रिसाइकल प्लांट लगा रखा है, जिसमें सरकार का, उस इंदौर सरकार उससे लेती है, लेकिन देती म्युनिसिपल में उसको देती नहीं है उसको बदले। इसी प्रकार उनका लैंडफिल वाला सारा का सारा उसको यानी रेमिडिएट कर चुके हैं, और वहाँ बहुत सुंदर प्लेग्राउंड है। मैं समय आपको इसके भी चित्र दिखाया तो चित्र दिखा सकता था कि वहां पर इस तरह कैसे लोग अब बच्चे खेलते हैं। एक बार पार्लियामेंट कमेटी मेरे साथ गई वहां पर। पार्लियामेंट कमेटी का कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने देखा कि ये चीज यहाँ पर हो चुकी तो वो भौचक्के रह गए थे, अचंभित रह गए थे कि क्या ऐसा है नहीं। और विशेष रूप से वेस्ट बंगाल के जो ऑनरेबल मेंबर्स थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि सब वेस्ट बंगाल में नहीं हो पा रहा है तो यहाँ कैसे हो जाएगा। और जब उन्होंने ये देखा था तो वो कह रहे थे, वो आंखों तले मतलब दांतों तले उंगली दबा गए थे कि क्या हुआ है। तीसरा, चौथा उनका काम रहा कि जितना वेस्ट वाटर है, जो नदी उनकी प्राय नाले के रूप में बहती थी, आज उस नदी में नाव चलती है, बच्चे उस नदी के किनारे खेलते हैं, सारा पानी उस नदी में रिसाइकिल होके आता है, एक भी पानी अनट्रीटेड वाटर नहीं चलता। इसी प्रकार जो अनट्रीटेड वो जो वेस्ट वाटर है, ज्यादातर उन्होंने डबल पाइपिंग ले रखी है, वो सारे गार्डन में, सारे और जगह पर सीवेज सिस्टम में उसमें यूज करते हैं। लेकिन अब वो यानी वो पानी को नदी में अनट्रीटेड रूप में कोई भी नहीं जाता। तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो इसी कारण, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। एक 3R की हम जो प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें करीब 50 देशों के प्रतिनिधि आए थे, और वो प्रोग्राम हमने इंदौर में किया था। इंदौर में जब जापान के मंत्री जी आए, ऑनरेबल मिनिस्टर, और हमारे मिनिस्टर के सामने बोले कि पुरी साहब, मैं रात को पूरा इंदौर का चक्कर लगा रहा था। इंदौर का चक्कर लगाते लगाते मैंने सोचा कि देखो इंदौर में ऐसी क्या सफाई है। मैं ये कह सकता हूं कि जापान के टोक्यो या जापान के किसी भी शहर से ज्यादा साफ शहर इंदौर है। एक और उसका उदाहरण मैं मतलब आपको देना चाहता हूं कि एक स्वीडन की संस्था आई थी, उसने यानी हमसे कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जैसे कहते हैं कि बायोमेथनाइजेशन होता है, वहां कूड़ा होता ही नहीं है, या वहां कूड़ा घर में ही हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। वो वहां के सिस्टम को देखकर उसने खुद कहा कि ये सिस्टम कॉपीएबल है। एक लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमने इंदौर का मॉडल वहां पे पेश किया, तो वो बोले क्या आप कूड़े से कमाई कर लेते हो? मतलब ये बड़े उनके लिए आश्चर्यजनक बात थी कि हम कूड़े से हम कमाई कर लेते हैं। कूड़े पे इंदौर का आजकल खर्च नहीं होता, इंदौर कूड़े पे कमाई करता है। एक और बात इंदौर के बारे में बताऊं कि इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के इंप्लीमेंट होने के बाद स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। एक सर्वे के अनुसार उनकी दवाइयों की बिक्री 30 से 40% कम हो गई। अब ये बात, इससे ये बहुत क्लियर कट है, ये बहुत साफ है कि हम जितना कूड़े सफाई, इस स्वच्छ भारत मिशन की सफाई के तरीके को ध्यान देंगे तो उतना ही हम स्वास्थ्य अपना अच्छा कर सकेंगे, और स्वास्थ्य अच्छा करके हमारा मेडिकल पर खर्चा कम हो पाएगा। इंदौर के साथ और भी जो शहर जुड़े हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल है, उज्जैन है, इन शहरों की क्या स्थिति है जिंदल साहब? नहीं, इसके अलावा अगर आप
बहुत सारे शहर है, भोपाल, उज्जैन, इधर आपके नवी मुंबई, आप नवी मुंबई जाके देखिए, नवी मुंबई में नहीं, बहुत। मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव विज़-अ-विज़ द स्टेट इनिशिएटिव। मैं इस चीज को थोड़ा सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, इंदौर के मुकाबले भोपाल और उज्जैन ने, देखिए एक कंपटीशन की भावना आई है। इंदौर की में सफाई होने के कारण भोपाल उसको कॉपी करके बहुत बहुत सफाई कर रहे हैं। भोपाल पुराना शहर होने के बावजूद भी उसने बहुत सफाई की है, लेकिन इंदौर के बराबर नहीं है। उज्जैन करीब करीब 70 to 80%, अब उसकी जो आप उज्जैन के मंदिर के पास जाके देखिएगा, उज्जैन की जो नदी है सप्रा, उसके आसपास देखिएगा कितनी सफाई हो गई है। मैं पिछले दिनों गया था, तो उज्जैन अपनी नदी, अपने आसपास के वातावरण को साफ करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, खास करके जो औद्योगिकरण में जो 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 आगे बढ़े हुए राज्य हैं, तो उन राज्यों के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे स्वच्छता की इस होड़ में वो अपने आप को आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अमित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडस्ट्रियल वेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं आता, इसलिए उसे अलग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग तरीके से उसको निर्धारित करता है। पहली बात तो मैं आपको इस पे कहूँ, हमारा सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट और उससे संबंधित जो गंदगी होती है वो आती है। लेकिन आपकी सब बात को दूसरे शब्दों में कहूं कि इंडस्ट्रियल जो सिटीज होते हैं उनमें कूड़ा सबसे ज्यादा म्युनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है। ये एक साधारणतया हर शहर की एक, अगर छोटा शहर है तो वहां 200 ग्राम पर व्यक्ति कूड़ा हो रहा है, तो एक अगर बंबई या दिल्ली जैसा शहर है मेट्रोपॉलिटन, तो 600 to 700 ग्राम कूड़ा पैदा होता है। अब ऐसी दशा में जो बड़े शहर हैं उनके पास साधन ज्यादा है, लेकिन वो पूरी तरह से उन्होंने बहुत तेजी से सुधार किया है। बंगलौर ने बहुत अच्छा सुधार किया था, लेकिन अभी भी वो सफल नहीं हो पाए। सबसे बड़ी समस्या अमित जी कूड़े के मामले में एक है कि हम इस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं कुछ शहरों में, इंदौर के और कुछ शहरों को छोड़ के, कि कूड़े को अलग अलग कलेक्ट किया जाए। जब तक हम इस मानसिकता से नहीं निकलेंगे कि कूड़े को अलग अलग कलेक्ट किया जा सकता है, हम उस शहरों में सफाई नहीं कर सकते। कूड़ा अलग अलग नहीं होगा तो हम बाद में कितना भी कोशिश कर लें, वो कूड़ा उसमें मिट्टी मिल जाएगी, कंकड़ मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे और कूड़ा एक समस्या बनता जाएगा। मैं एक चेन्नई का उदाहरण देता हूं आपको। चेन्नई में कूड़ा इकट्ठा करके और सफाई करने की व्यवस्था की गई। उसमें यानी हमने ट्रक्स, जो कलेक्शन गाड़ियां थी, उनको पर वेट के हिसाब से कि कितना कूड़ा कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट होता है। सारा म्युनिसिपल वेस्ट इकट्ठा होने के बाद वो अपना वेट कूड़े का बढ़ाने के लिए वो वहां का सीएनडी वेस्ट और उसमें मिला देते थे, ईंट पत्थर, ताकि कूड़ा के वजन उनमें ज्यादा हो। अब जब वो कूड़ा वहां जाकर तुलने के बाद गिरता था, अब उस कूड़े को कोई सफाई नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे ये है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, किसी भी शहर में हमें पहले सबसे बेसिक बात पर ध्यान देना है कि कूड़े को हम अलग अलग कर सकते। बाकी शहरों में काम हुआ है, लेकिन इंदौर के मुकाबले वो अभी कहीं पर नहीं पहुंच पाए। कुछ 8-10 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां अच्छा काम हुआ है। सूरत है, इधर तिरुपति है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर, बड़े शहर ऐसे हैं। नवी मुंबई में आप जाके देखिए, सारा बहुत अच्छा काम हुआ। जिंदल साहब, टूरिज्म के लिए तिरुपति का नाम आपने लिया। तिरुपति एक ऐसा शहर है जहां पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट सालों से जाते हैं। इस तरह से काफी सारे शहर ऐसे हैं देश में जहां टूरिज्म बहुत ज्यादा जोर पे चलता है। तो वहां पर क्या कोई अलग इम्फेसिस या स्ट्रेस ले किया जाता है ऐसे शहरों में? क्योंकि तिरुपति अगर साफ कर सफाई रख पा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी,
आप सही कह रहे हैं। उन शहरों पर स्वच्छ भारत मिशन में हम स्पेशल ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उनको सहायता देने की, टेक्निकल और फिजिकल हर तरह से व्यक्ति पहुंचाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वहां पर कूड़ा किसी भी तरह से इकट्ठा हो, पहला काम। दूसरा, उनका वेस्ट वाटर, तिरुपति में जरा सा भी वेस्ट वाटर नदी में नहीं जाने देते। उनके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हाई क्लास है और उसको वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हमारे इस समय हमने बहुत काम किया है अयोध्या में, वाराणसी में, और तीसरा हम इधर कहने चाहिए चार धाम यात्रा, कि जहां पर है प्लास्टिक वेस्ट, जहां पे इन शहरों में कि प्लास्टिक वेस्ट कम से कम जनरेट हो। मेरा एक शहर है महाराष्ट्र में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि अपने शहर में हर आने वाले टूरिस्ट को एक वो बैग दे देते हैं और उसके बाद साथ साथ उससे यानी उसके बदले 3,000 रुपए जमा भी करा देते हैं। आप जितना कूड़ा आपको वहां पर लिखा हुआ है कि जगह पर आप कूड़ा अपना कितना भी कूड़ा हो आप इसमें भर के वापस कर दीजिएगा। जब वो कूड़ा भर के वो टूरिस्ट वापस जाता है तो वो उसके 3,000 रुपए वापस दे देते हैं। मतलब उनके यहाँ से, और अगर वो आपने कहीं कूड़ा थ्रो करते हुए पकड़े गए तो वो हैवी पेनल्टी। इंडिया में ऐसा होता है, मैं आपको ये बात, मैं किसी विदेशी शहर की बात नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसे शहर में होता है। तो जितने भी ये टूरिज्म शहर हैं और विशेष रूप से जो हेरिटेज शहर सिटीज हैं, उनमें टूरिज्म जहां ज्यादातर है, हमें एक तो प्लास्टिक बैन टोटल करना पड़ेगा, दूसरा उनके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्रॉपर व्यवस्था, और तीसरा जो सॉलिड वेस्ट है वो हम कलेक्शन की व्यवस्था है वो पूरी करें। और चौथी बात ये कि हम जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से लिटरिंग करने या कूड़ा फैलाने की परमिशन ना दें। आप कूड़ा कलेक्ट करें, सारा का कूड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दें और उसको उसके बाद उसको डिस्पोजल। चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आपने बताया, अब जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो आपकी मिनिस्ट्री के अंडर में ही था। आप 5-6 साल वहाँ मंत्रालय के साथ थे, महुआ के साथ। तो स्मार्ट सिटीज मिशन में जो इतना डेवलपमेंट होता है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, JNNURM का कार्यक्रम है, इन सब मेट्रो रेल बनती है, इन सब चक्करों में जो इतना ह्यूज, मैं जैसे अभी उदयपुर, टूरिज्म का वो हेवन होना चाहिए हमारे देश में, मतलब एक स्वर्ग होना चाहिए टूरिज्म के लिए, और है भी। काफी सुंदर सुंदर वहाँ महल है, ऐसे ऐसी चीजें हैं वहाँ। उदयपुर पूरे विश्व में विख्यात है। पर वहां पर मैं जब गया 2 साल पहले, तो मैं देख के अचंभित हो गया किस प्रकार से 1.5-2 साल पहले किस प्रकार से स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस चक्कर में शहर का बेड़ा गर्क हो रखा है। तो ये समन्वय, ये तालमेल, ये कैसे, क्योंकि अब एक मंत्रालय के अंदर ही है मिशन भी और स्मार्ट सिटीज मिशन भी, तो क्या ये समन्वय तालमेल मिलाना आसान होता है? नागपुर में भी वही स्थिति थी जब अभय जी, बहुत आसान है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत स्कीम या जल मिशन जिसको आप नाम दिया है, या PMAY, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, चारों जो स्कीम्स हैं, ये चारों स्कीम्स नगर निगम चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। और इन चारों का कोऑर्डिनेशन करना, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि उन चारों को कोऑर्डिनेट करें। इनफैक्ट कुछ योजनाओं में, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की योजना में हम बहुत सा पैसा स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटी का लगता है या जल जीवन का लगता है, क्योंकि पानी का ट्रीटमेंट की योजना उनके अंतर्गत आ रही होती है। ऐसी वेस्ट कलेक्शन की बहुत सी गाड़ियां और बहुत सी चीजें जो उनके पास नहीं होती वो स्मार्ट सिटी से खरीद लेती है। सो सब में कोऑर्डिनेशन रहता है। इनफैक्ट स्मार्ट सिटी की बहुत सारी जो सेंसर बेस्ड कूड़े कलेक्शन की मशीनें थी और सिस्टम्स नए थे, जिसमें हमने आपने स्मार्ट जो कंट्रोल सेंटर, सिटी कंट्रोल सेंटर, जिसमें हर उसमें उन्होंने ये भी योजना थी कि जहां वो
डस्टबिन रखा हुआ है, एक लिमिट के बाद बढ़ जाएगा, वो सेंसर से होके कंट्रोल सेंटर में चला जाएगा और वो गाड़ी फिर तुरंत उस गाड़ी को, उस डस्टबिन को कलेक्ट करवा लेगी और ताकि उसको कूड़ा वहां फैलेगी, उसकी फोटो वहां पे आ जाएगी। तो इस तरह से सारे स्मार्ट सिटी की जो प्रोजेक्ट हैं वो स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई सिटी स्मार्ट तब तक नहीं कहला सकता जब तक कि वो स्वच्छ नहीं हो सकता। केवल कोई प्रोजेक्ट बनने से सिटी स्मार्ट नहीं कहला सकता। तो स्मार्ट सिटी में स्वच्छता की प्रोजेक्ट्स को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो अर्बन इंडिया की सिटीज हैं आप बता रहे हैं, नवी मुंबई मैं खुद जा चुका हूं, मुझे पता है बड़ा साफ सुंदर शहर और बड़ा अच्छा मेंटेन्ड है। पर मुंबई जहां पर धारवी जैसी स्लम्स भी है, एशिया की लार्जेस्ट स्लम्स, वहां कुछ इस तरह के जो स्लम वाले इश्यूज हैं उसको कैसे टैकल करने का आप लोगों ने सोचा? आपने मुंबई की बात की। मुंबई में जब मैं वहां था, हम मुंबई को बहुत ध्यान से, मुंबई और दिल्ली दो शहर ऐसे थे जो कि हम बड़े ध्यान से देख पाते थे कि ये क्यों हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे। तो मुंबई में उन्होंने एक प्लान किया था और वो सफल रहा। उन्होंने ये कहा कि जितने कूड़े, जितने RWA हैं उनका कूड़ा हम कलेक्ट नहीं करेंगे, और उस समय आपको RWA को अपने यहाँ ही गीले कूड़े का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, सूखा कूड़ा हम कलेक्ट करेंगे। अमित जी, 6 महीने में 1/3 कूड़े कलेक्शन कम हो गया और जो कूड़े की कलेक्शन की क्वालिटी थी, सूखा कूड़ा, वो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ था। सो मेरा मानना ये है कि धारवी या स्लम्स एक अलग समस्या है, लेकिन स्लम्स को डिफिकेशन, स्लम को आप और गंदा बनाए, उनकी जीवन नारकीय बनाए, उन्हें शुद्ध पानी ना मिले, उन्हें सफाई की व्यवस्था ना मिले, उन्हें डिफिकेशन करने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था ना मिले, ये तो अन्याय है ना। स्वच्छ भारत मिशन में हम ये कोशिश करते हैं कि स्लम अगर बन भी गया है तो वहां भी स्वच्छ पानी हो, वहां भी सफाई हो और वहां पे भी स्लम शौच की व्यवस्था हो, ओपन में डिफिकेशन ना हो, चाहे वो कम्युनिटी टॉयलेट्स के माध्यम से। दूसरा, इन सारे शहरों में, जो भी बड़े शहर हैं, जब तक हम स्वच्छ भारत के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तब सब कूड़े का डिस्पोजल नहीं हो सकता। अगर हम कूड़ा मिक्सचर कहने चाहिए मिक्स ही कलेक्ट करते रहेंगे, या कोई आदमी, अमित जी या विनोद जिंदल जैसा व्यक्ति आदमी अलग अलग करके देता और उसको दोबारा मिला लेंगे, तो स्वच्छ भारत कूड़ा हम उसी तरह से ही चलेगा जिस तरह चलता है। मुंबई के में भी बहुत हद तक ये है कि वो कूड़ा पूरी तरह से, कूड़े की मात्रा बहुत अधिक है, उसके माध्यम से वो उतना कूड़ा प्रोसेस नहीं कर पाते या कलेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि जितना कूड़ा RWA कलेक्ट करती हैं या बड़े बड़े होटल्स या वो करते हैं जो 100 kg से ज्यादा पर डे ग्रो करते हैं, वो कूड़ा अपना, गीला कूड़ा अपना खुद प्रोसेस करें। सूखा कूड़ा, ड्राई वेस्ट should be dispatched and they should be recycled or reused. जो रैंकिंग्स हैं उनके लिए आप लोगों ने जो एजेंसियां नियुक्त की, पहले शायद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया थी सर्वेक्षण के लिए, उसके बाद एक बार मेरे को याद है शायद कार्वी को भी आप लोगों ने नियुक्त किया था। तो ऐसी जो एजेंसीज हैं इनका इनका चयन करने में, खास करके अगर मैं क्वालिटी काउंसिल तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कार्वी जैसी संस्था, उसका ये जस्ट मैं आपसे जानना चाहता, क्या ये हम और बेहतर संस्थाओं को हम लाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं होता? हाँ, देखिए, किसी भी संस्था का जो स्व सर्वेक्षण करने की असेसिंग संस्था है, वो यानी 2 प्रोसेस से गुजरती है। एक क्वालिटी चेक से, जो हमने पैरामीटर दिए हैं, 70% वेट हम उसको देते हैं और 30% वेट प्राइस को देते हैं। उस समय की जो कमेटी थी
और जो आज की कमेटी है वो लगातार इन वेट्स के आधार पर उसको कंसीडर करती है, और करने के बाद जो वेटेज होता है, जो लोएस्ट जो हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करता है उसको दिया जाता है। अब एक बार क्वालिटी काउंसिल हट गई थी, दूसरी बार फिर क्वालिटी काउंसिल आ गई, तो ये प्रक्रिया हर महीने, हर साल, महीने की हर साल दोबारा अपनाई जाती है, और जो बिडिंग में हाईएस्ट मार्क प्राप्त करता है उसको ही वो उस समय उसका टेंडर दिया जाता है। इसमें जो सर्वेज होते हैं, सर्वेज में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो ऐसी संस्थाएं अगर आए जिनके पास मैन पावर स्ट्रेंथ हो और प्रायर एक्सपीरियंस हो, तो जिस तरह के टेंडर बनते हैं ऐसी संस्थाओं को जोड़ने के लिए, शायद उससे सर्वेक्षण को और स्वच्छ भारत मिशन को और लाभ हो, क्योंकि जो मापदंड निकल के आए और मापदंड के बेस पे जो रैंकिंग हो, सर्वे हो, वो और ज्यादा पारदर्शी और बहुत ज्यादा सशक्त हो पाएगा। हाँ अमित जी, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने इसके साथ साथ इसको डिजिटाइज करने की काफी कोशिश की है। आपने और इसको हमने पार्टिसिपेशन जनता के द्वारा, अब 50% वोट हम जनता के द्वारा दिए वो वोट पर निर्भर करते हैं, और वो जो जनता का सिलेक्शन होता है वो रैंडम बेसिस पे होता है। उसके बेसिस पर उसके मार्क्स उससे पूछे जाते हैं कि वास्तव में आपके यहाँ कूड़ा कलेक्ट होता है, सेग्रीगेशन होता है, सफाई होती है नहीं होती है, वार्ड वाइज होता है, उसको दिए गए हैं। जो बाकी चीजें आपने कही है, लगातार उसका जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनका ऑडिट चेक भी होता है कि वास्तव में उनको फॉलोअप चेक भी होता है कि उन्होंने काम प्रॉपर वे में किया है नहीं किया है। लेकिन अमित जी, हमेशा इम्प्रूवमेंट की जरूरत बनी रहती है। हम 2016 में सर्वेक्षण करते थे और 2022 में सर्वेक्षण हुआ उसमें बहुत अंतर आ गया और क्वालिटी लगातार इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये आपने जैसे शुरू कहा कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन लगातार हम उसको इम्प्रूवमेंट करते रहे। अब सारी चीज डिजिटाइज हो गई है, उसके पहुंचने, उसके चलने, उसके रहने, हर चीज पर हमारा कंट्रोल है। जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट पार्टी की तरफ से वहां जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा और सुझाव आएगा तो उसको कंसीडर करें। चैलेंजेस क्या फेस किए हैं आपको इतने सालों के मिशन डायरेक्टर के तौर पे, क्या मेजर चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि यानी जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास अपने कोई सिस्टम्स नहीं, अपने पास उनकी कोई मैन पावर नहीं, उनके पास तो सबसे अगर जो असली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो यानी पूरी तरह एम्पावर्ड नहीं है, पूरी तरह इक्विप्ड नहीं है, तो हम यहाँ से कितनी उसे एम्पावर कर पाएंगे। एक सबसे बड़ा समझ कि किसी भी तरह उनके पास पूरे सिस्टम होने चाहिए, पूरा एम्पावरमेंट होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरी हमारी बात है कि जो व्यक्ति है, जो भी कमिश्नर है या जो है, वो सबसे बड़ा पावरफुल होता है। अगर उसका टेन्योर ही निश्चित नहीं है, वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ट्रांसफर हो जाता है, तो नए आदमी फिर उसको क्या उस तरह चलेंगे। तीसरा, उस व्यक्ति के कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मार्क्स निर्धारित नहीं कि उसके एसीआर में उसके पास मार्क्स निर्धारित नहीं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस एसबीएम को उस जगह के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देती, तब तक वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके लिए काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले स्वच्छ भारत मिशन पे 0 काम हुआ था, 0। स्टेट गवर्नमेंट इस बिल को कहीं किसी तरह वर्तमान में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तब स्वच्छ भारत में बहुत तेजी से काम हुआ। अब इसके बाद तो एक तीसरी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको किस तरह से ले, और फोर्थ सबसे बड़ी जो और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं। हम केवल हम पैसे दे सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन
कोई हम पेनलाइज नहीं कर सकते कि किसी ने अगर नहीं किया, वो पावर केवल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल एनवायरमेंट के पास है। इसी प्रकार एक और लास्ट बात कहूंगा कि पूरे देश में एक ऐसे इंस्टीट्यूट की कमी रह जाती है जो स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइज सिस्टम के बारे में बात कर सके। हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर नगर निगम अपने तरीके से सिस्टम को, मशीनों को खरीदने लगता है, वो एक हमारे लिए एक समस्या बन जाए। जो ग्रामीण, अब हम खत्म करेंगे 2 मिनट के अंदर सर। ये जिंदल साहब, ग्रामीण मिशन में और अर्बन मिशन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? देखिए, ग्रामीण मिशन का बजट बहुत ज्यादा। हम टॉयलेट के लिए कुल 4,000 रुपए देते थे, उनके यहाँ टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए मिलते थे। उनके लिए मेजर एम्फेसाइज था कि यानी हम टॉयलेट्स हर घर में प्रोविजन करते, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वहां पर उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य टॉयलेट्स के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था। अब ग्रामीण में भी उसको लिया गया है, जो SPM 2.0 ग्रामीण है, लेकिन उस चीज को उस समय शुरू के हिस्से में रूरल में वो नहीं था। तीसरा, उनके पास एक पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से CDO और नीचे तक होता हुआ जाता है। अभी तो 2014 से पहले अमित जी, वास्तविकता ये है कि अर्बन डेवलपमेंट में कभी कोई खर्च किया ही नहीं है। 2014 से पहले अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर हमने कोई खर्च नहीं किया। अर्बन को हमने एक ऐसा अपने आप डेवलप होने वाला चीज बनाते रहे, तो रूरल ही डेवलप होगा। ये बात जरूरी है कि हमारा देश गांव में रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे देश की यानी 35% पॉपुलेशन अर्बन है। और ये बात भी मानने की कोशिश नहीं करते कि हम इसमें बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं। गांव में यहाँ पे 6,000 रुपए, आज की डेट में भी 6,000 से लेकर 8,000 रुपए में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं जिनको रोजी मिलती। तो अर्बन डेवलपमेंट को, प्लानिंग को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई, और उसके लिए बजट कम होने से जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो इक्विप्ड। फाइनली मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ बताना चाहेंगे जो मिशन ने किया और आगे करेगा? हाँ, बहुत मार्केटिंग। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 3, एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण, ब्रांडिंग करने के लिए हमने ये स्वच्छ सर्वेक्षण का जो लॉन्च किया, जिसमें हमने मैक्सिमम पब्लिक को इन्वॉल्व किया। हर सिटीजन से पूछा गया कि आपका शहर कैसा है, अपने शहर के बारे में बताइए। लोगों को पेंटिंग्स, प्रभात फेरी और तरह तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया। स्वच्छता के दूत के रूप में हमने हर प्रोफेशन, हर फेमस पर्सनैलिटी को, प्रोफेशन के जो भी हाई क्लास आदमी थे उनको इन्वॉल्व किया। इनफैक्ट कुछ शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन बहुत ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि ग्रामीण में केवल टॉयलेट बन जाती थी। हमारे यहाँ उस स्वच्छता को हमें जन तक पहुंचाना था, कूड़े को अलग करना था। तो हर समाज के हर वर्ग को, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमने ब्रांडिंग उसके लिए क्या किया। एक शहर था दक्षिण भारत में, जहां के कमिश्नर ने इस बात का बीड़ा उठाया कि भाई हम तो सफाई, कूड़े को अलग करेंगे ही करेंगे। तो उसने वहां के धर्मगुरुओं को इन्वॉल्व किया। मुस्लिम्स के धर्मगुरुओं को नमाज के बाद वहां पे जाके गया और कहा कि आपको कूड़ा अलग अलग करना है, और मुस्लिम्स ने अलग करना चालू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गया कि साहब अपने आप को अलग करना है। इसी प्रकार वो
हर मंदिर में गया, स्कूल में गया और हर तरह से उसने यानी हर आदमी को इन्वॉल्व करके कूड़ा लग गया। एक शहर है गुजरात में, उसका नाम है, वहां पे एक जब कमिश्नर ने काम करना चालू किया तो उसने कहा कि कैसे हम सफाई करें। वो आके धर्मगुरु के पास गया। उस शहर के ज्यादातर लोग उस संप्रदाय को मानते थे और उसने यानी उस दिन सारे संप्रदाय के लोगों को बुलवाया और आदेश कर दिया कि कल से कूड़ा अलग अलग जाएगा। अमित जी माने ना माने, उस आदेश का ऐसा प्रभाव हुआ कि कूड़ा अलग अलग होने लगा और आज वो शहर 5 स्टार सिटी हो गया। सर, आने वाले समय में आप भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और मिशन को और इसके जो अब सचिव हैं या मंत्रालय के लोग हैं, इनको अपनी तरफ से क्या सुझाव, 2-3 सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और मंत्रालय के पास बहुत सारे सुझाव हैं और वो अपने पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट में बना के आया था SPM 2.0, उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से करें, तो यानी हम जो स्वच्छ भारत की परिकल्पना है उसको हम पूरी तरह से प्राप्त कर लें। Sir, the country shall be grateful to people like you who worked, around the clock and burned the midnight lamp. And seriously, one of the wonderful outcomes of the last 2 years of pandemic would be India must have had been in a very clean situation in the last 2 years. And those standards can be looked into in hindsight when we move forward towards the 100th year of independence. Thanks to you, Mr. Jindal. It was wonderful to talk to you, sir. Namaskar, Jai Hind. Namaste.